हेलो बच्चों, आज हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, जो मेगासाइट्स में बनते हैं और वो बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इनका नंबर 1.5 लाख से 3.5 लाख है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। सो उन लोगों का मेन फंक्शन होता है कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो थोड़ा कोआगुलेशन ऑफ ब्लड को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। जब भी हम लोग के स्किन में कोई इंजरी या बॉडी या ट्रॉमा कुछ होता है, तो जो प्लेटलेट्स होता है हमारे बॉडी में तुरंत ही एक को फैक्टर रिलीज करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। को फैक्टर्स मतलब है कि जो फैक्टर हेल्प करता है कोआगुलेशन ब्लड में, उसी को बोलते हैं को फैक्टर्स। बहुत सारे को फैक्टर्स है हमारे बॉडी के प्लाज्मा में, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन उनमें से एक है। तो वो तुरंत रिलीज हो जाता है प्लेटलेट्स के द्वारा। तो वही थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट करता है एक एंजाइम जिसे कहा जाता है थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीज़ होता है एग्जैक्टली। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होता है जो पहले से इनएक्टिव हो रहता है प्लाज्मा में। जैसे उससे थ्रोम्बोकाइनेस मिल जाता है, वो कैल्शियम के साथ मिल के तुरंत थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक्टिव स्टेज में चला जाता है। उसी तरीके से फाइब्रिनोजिन जो पहले इनएक्टिव फॉर्म में था प्लाज्मा में, जैसे उसे थ्रोम्बिन मिल जाता है, कैल्शियम के साथ मिल के वो रिएक्ट करके फॉर्म कर लेता है फाइब्रिन, जो एक एक्टिव फॉर्म में रहता है। और ये फाइब्रिन इनसॉल्युबल रहता है ब्लड प्लाज्मा में, और ये नेक्ट्रो को फाइबर्स रहता है। तो वही फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल्स मतलब WBC RBC प्लस प्लेटलेट्स, ये सब मिल के फाइब्रिन के साथ बनता है क्लॉट। ठीक है। और हम लोग का फर्दर लॉस ऑफ ब्लड नहीं होता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि जब भी कोई घाव हुआ होगा, कुछ देर के बाद आपका ब्लड बहना बंद हो जाता है और एक वाइट सा लिक्विड जैसा चीज़ ऊपर जम जाता है, वही चीज़ होता है क्लॉट। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जनरली दो टाइप का ब्लड ग्रुप्स है, एक है एबीओ ग्रुपिंग और दूसरा है आरएच ग्रुपिंग। ठीक है, पहले एबीओ ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय लेंस स्टेनर, एक साइंटिस्ट है जो डिस्कवर किया था 1900 पे। सो हम लोग पता कैसे चलेंगे कौन सा आदमी के पास क्या ब्लड ग्रुप है? सिंपल सा एक लॉजिक होता है कि अगर हम लोग को पता है कि उन आदमी लोग के आरबीसी में कौन सा एंटीजन है, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि वो आदमी कौन सा ब्लड ग्रुप है। So it is based on the presence or absence of two surface antigens on RBCs, namely A and B. मान लो कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब ये है कि तो मेरे आरबीसी के सरफेस में एंटीजन ए है, इसलिए मेरा ब्लड ग्रुप ए होता है। ठीक है। ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी वालों का एंटीजन बी रहता है उनके सरफेस में, और जिसका ए बी है इन लोगों के पास दोनों एंटीजन रहता है ए और बी। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके पास एंटीजन ही नहीं रहता है आरबीसी के सरफेस में। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि सिमिलरली प्लाज्मा कंटेन्स टू नेचुरल एंटीबॉडीज। प्लाज्मा में भी दो टाइप का एंटीबॉडीज रहता है। जैसे मान लो कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो पता है कि मेरे पास एंटीजन ए ही है, तो एंटीबॉडी हमेशा उसका उल्टा वाला ही होता है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी ही होगा। ब्लड ग्रुप बी वाले के पास एंटीबॉडी ए होगा। ए बी लोग के पास जैसे उन लोगों के पास दोनों एंटीजन है, तो इसलिए उन लोगों के पास एंटीबॉडी है ही नहीं प्लाज्मा में। और ओ के पास एंटीजन है ही नहीं, तो इसलिए उन लोगों के पास दोनों एंटीबॉडीज प्लाज्मा में है। ठीक है। तो उसका उल्टा रहता है, एंटीजन का उल्टा वाला रहता है एंटीबॉडी। सेम क्यों नहीं रहता? अगर सेम रहता तो वही एंटीबॉडी आके वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर लेगा, इसलिए सेम रहता नहीं है, अलग सा रहता है। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ब्लड कौन किसको डोनेट कर सकता है और किससे ले सकता है, रिसीव कर सकता है। सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो मैं तो ब्लड ग्रुप ए वालों से ही ले सकता, इसमें तो कोई शक है नहीं, क्योंकि उन लोग के पास भी ब्लड ग्रुप ए वालों के पास भी एंटीजन ए है और मेरे पास भी एंटीजन ए है।
तो जब वो हमको डोनेट करेगा तो हमारा बॉडी उससे फॉरेन पार्टिकल्स नहीं सोचेगा, ठीक है। सपोज मैं ब्लड ग्रुप बी वालों से लिया खून, वो डोनेट किया मेरे को। अब क्या होगा देखो, इनके सरफेस में, आरबीसी के सरफेस में बी एंटीजन है, लेकिन मेरे ब्लड में तो ए एंटीजन है। हाँ, जैसे ही कोई मेरे को ब्लड देगा बी वाला, तो मेरे जो ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी है वो तुरंत सोचेगा कि ये एंटीजन बी जो है, जो ब्लड अंदर आया, उसे फॉरेन पार्टिकल सोचेगा। उसे लगेगा कि बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया है, कोई बैक्टीरिया आया है हमला करने के लिए, तो तुरंत आके मेरे एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी बी तुरंत आके अटैक कर लेता है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए वो मिसमैच बन जाता है। इसलिए ब्लड ग्रुप ए में कभी भी ब्लड ग्रुप बी वाला से ले नहीं सकता है। उसी तरीके से ए बी से भी ले नहीं सकता, क्योंकि ए बी के पास एंटीजन ए तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा एंटीजन बी है जो हमको चाहिए ही नहीं, ठीक है। और आखिरकार ओ वालों का स्पेशल है कि उनके पास एंटीजन है ही नहीं। तो अगर कोई अगर ओ वाला जिसको भी चाहे उससे वो दे सकता है, क्योंकि उनके पास एंटीजन है ही नहीं। और जब भी ओ वाला मेरे को डोनेट करेगा, मेरे पास तो पहले से एंटीजन ए है और ओ वाले के पास एंटीजन है ही नहीं, तो मेरा एंटीबॉडी कभी उसको लगेगा ही नहीं कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया है, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। इससे पता चलता है कि ए वाला खाली ए से तो ले ही सकता है और ओ से भी ले सकता है। उसी तरीके से बी से तो ले सकता है और ओ बी से ले सकता है। ए बी वाला सबसे ले सकता है, क्योंकि ए बी के पास दोनों एंटीजन है। इधर उसके पास ए वाला ब्लड ग्रुप डोनेट करे तो उसको फॉरेन पार्टिकल्स लगेगा नहीं उसको एंटीबॉडीज को, क्योंकि उनके पास एंटीबॉडीज है ही नहीं। और बी वाला अगर देगा ब्लड, तो बी तो उन लोग के पास पहले से ही है और ओ तो दे ही सकता है, क्योंकि उनके पास एंटीजन है ही नहीं। तो इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप को बोला जाता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सबसे ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता है, क्योंकि उनके पास दो दो एंटीजन्स है। वैसे ही ओ सबको दे सकता है, किसी से ले नहीं सकता, क्योंकि उनके पास एंटीजन है ही नहीं, तो इसलिए वो किसी से रिसीव नहीं कर सकता है, खाली ओ से वो ले सकता है। इसलिए ओ को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है बच्चों। और सेकेंड ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, वो है आर एच ग्रुपिंग। ये तीसरा टाइप का एंटीजन है जो प्रेजेंट रहता है हर आरबीसी में। अगर प्रेजेंट रहता है तो उसको बोलते हैं आर एच पॉजिटिव, अगर एब्सेंट रहता है तो उसको बोलते हैं आर एच नेगेटिव। सिंपल सा, मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला भी ए पॉजिटिव कहा जाएगा, ए नेगेटिव कहा जाएगा। ए पॉजिटिव उसको कहा जाएगा जिसमें आरबीसी में एंटीजन ए है और उसके साथ आर एच एंटीजन भी है, इसलिए उसको बोला जाता है ए पॉजिटिव। ए नेगेटिव कहा जाएगा अगर एंटीजन ए है लेकिन आर एच एंटीजन नहीं है, तो उसे बोला जाएगा ए नेगेटिव। तो उसी टाइप से हम ये पहले दिखा गया था रिसेस मॉन्कीज के अंदर। और इसका एक सिंपल सा फंडा है कि कोई भी आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव को ब्लड दे नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि उन आर एच पॉजिटिव वालों के पास आर एच एंटीजन होता है। अगर वो आर एच नेगेटिव को ब्लड देगा तो आर एच नेगेटिव वाला के पास तो कुछ एंटीजन है ही नहीं, उसको लगेगा फॉरेन पार्टिकल है, तो इम्यून अटैक होगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन उल्टा आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, क्योंकि आर एच नेगेटिव के आरबीसी के सरफेस में कोई भी एंटीजन नहीं है, तो वो आराम से आर एच पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला चीज़ है, इसे ध्यान में रखना। इसके बेसिस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये ऐसा एक केस है जहाँ पर एक मदर होता है आर एच नेगेटिव और उसका कोई प्रेगनेंसी टाइम पे अगर उसका बच्चा हो जाता है आर एच पॉजिटिव, तो उस टाइम पे ये कंडीशन दिखने में आता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, जब उसका फिटल बेबी होता है, फिटल बेबी का जो ब्लड होता है वो मदर ब्लड के साथ मिक्स पहले तो होता नहीं है, क्योंकि दो दे आर डिफरेंट, आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव, ये दोनों ब्लड मिक्स होता नहीं है, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ प्लासेंटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लासेंटा एक बैरियर बन जाता है, इसलिए आर एच नेगेटिव और आर एच पॉजिटिव ब्लड मिक्स होता नहीं एक दूसरे से। लेकिन जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बच्चा निकालते हैं तब ये प्लासेंटा टूट जाता है, जिसके कारण से थोड़ा बहुत
RH पॉजिटिव ब्लड अंदर चला जाता है RH नेगेटिव मदर के पास। जैसे ही अंदर चला जाता है, बच्चे को तो कोई हार्म होता नहीं है, लेकिन तुरंत ही जो मदर का ब्लड है उससे लगेगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर घुस चुका है, क्योंकि RH पॉजिटिव कभी RH नेगेटिव के अंदर जा नहीं सकता। जैसे जाते ही तुरंत RH नेगेटिव क्या करेगा, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगेगा ताकि वो डिस्ट्रॉय कर सके RH पॉजिटिव एंटीजेंस को। तो तुरंत ही प्रेगनेंसी के बाद वो मदर का ब्लड तुरंत एंटीबॉडीज बना के रेडी करके बैठा होगा, जो एंटी RH पॉजिटिव आते ही वो डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा। अब प्रॉब्लम एक्चुअली होता है जब सेकेंड प्रेगनेंसी में। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब वो पहले से ही जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होके रखा हुआ है और जब फेटल बेबी जब RH पॉजिटिव है, तो वो जो एंटी RH एंटीबॉडीज है मदर के ब्लड में, वो प्लासेंटा के अंदर घुस के फीटल ब्लड में मिक्स हो जाता है और उस फीटल ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे बेबी का ब्लड डिस्ट्रॉय होकर बेबी का डेथ हो जाता है। तो एक सीरियस केस है। फास्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होता, नहीं सेकेंड और थर्ड जितना आगे जाएगा उतना प्रॉब्लम मिसमैच और बढ़ते जाएगा। तो उसको अवॉइड कैसे किया जाएगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे जब ब्लड अंदर चला जाता है RH पॉजिटिव ब्लड, तो एंटी RH एंटीबॉडीज बना देता है मदर के ब्लड। उससे पहले तुरंत ही डिलीवरी के बाद हम लोग क्या करेंगे, एंटी RH एंटीबॉडीज बना देंगे, जिससे क्या होता है, जो एक बना भी होगा एंटी RH एंटीबॉडीज उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, जो एंटी RH एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर देगा, ताकि दोबारा वो मदर जब प्रेगनेंसी हो और बच्चे का RH पॉजिटिव हो ब्लड ग्रुप, तो उन मदर के ब्लड में कोई एंटी RH एंटीबॉडीज नहीं हो, जो पहले से डिस्ट्रॉय किया गया है बाय अप्लाइंग एंटी RH एंटीबॉडीज। तो ऐसे हम लोग ये कंडीशन को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। थोड़ा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।